स्वागत है आप सभी का आज के इस कंपटीशन वीडियो पार्ट 2 में। तो पार्ट फर्स्ट से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात करी थी एक समानुवृत्त गति के बारे में और बात चल रही थी अवकेंद्र बल के बारे में। उसी पॉइंट्स को आधार मानते हुए कुछ और पॉइंट्स आपके नॉलेज के लिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो शर्तों की अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन में लास्ट टाइम में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी कण है, ठीक है, उसको हमने किसी रस्सी से बांधकर उसको एक पूरा अगर चक्र पूरा घुमाना है, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में अगर उसको गति करानी है तो मिनिमम पॉइंट पे और उच्चतम बिंदु यानी जो आपका क्यू पॉइंट था उस पर और पी पॉइंट था, ठीक है, उन दोनों ही बिंदुओं पर उसकी चाल एक निर्धारित एक निश्चित वेलोसिटी से कम नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो जो वृत्त गति है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस ए में जैसे कण का प्रारंभिक वेग भी होना चाहिए, तो यहाँ पर वही बात है कि लोएस्ट पॉइंट पर और हाईएस्ट पॉइंट पर यानी मैक्सिमम स्पीड की मिनिमम स्पीड वहाँ पर एक निर्धारित होनी चाहिए। जैसे आपने देखा भी था क्रांतिक चाल का मान v इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर उच्चतम बिंदु पर और निम्नतम बिंदु पर अगर बात करें तो अंडर रूट 5 जी आर। बी पर बात करें तो कण के वेग के लंबवत दिशा में जो फोर्स काम करता है उसको हम लोग सभी जानते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, जैसा आपके सामने भी है। और यह बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है। और अगर आपने कभी महसूस भी किया हो किसी धागे में किसी कण को बांधकर अगर घुमाया हो तो जहाँ से आप पकड़ के रखते हैं, ठीक है, जहाँ से धागे को आप पकड़ते हैं वहाँ पर एक फोर्स फील करते हैं, ठीक है, उस फोर्स को ही आप अभिकेंद्र बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अवकेंद्र बल का सूत्र फॉर्मूला वगैरह आपके सामने। अवकेंद्र बल जिसे आप कहेंगे F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर m उस कण का द्रव्यमान जो घुमाया जा रहा है, v उसकी चाल होगी और r उस डोरी की लंबाई या उसके वृत्त मार्ग की त्रिज्या, उसके सर्कुलर मोशन जिस पर हो रहा है, ठीक है, उसकी रेडियस r। यहीं पर अगर बात करें इसको ओमेगा के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो ओमेगा के पदों में एक बार रिमाइंड कर लीजिए m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जहाँ पर ओमेगा जो होता है वो उसका कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसा आप सामने देख भी रहे हैं, ठीक है, F इक्वल्स टू एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अवकेंद्र त्वरण की अगर बात करें तो अवकेंद्र त्वरण यहाँ पर स्मॉल f से दिखाया है, ठीक है, बहुत सारी किताबों बहुत सारी बुक्स में आपको अल्फा से मिलता है, तो यहाँ पर आप स्मॉल f को ही कंसिडर करें। तो f स्मॉल f जो अवकेंद्र बल त्वरण को शो कर रहा है तो इसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, और अगर ओमेगा के पदों में आप इसे लिखेंगे तो आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर आपको लिख दी हैं कि आर जो है वो रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओमेगा कण का कोणीय वेग है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब है कि अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर किसी पॉइंट पी से, जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पॉइंट पी ले रहे हैं, ठीक है, और पी पॉइंट से यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट कर दी है एट टाइम टी से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो कहाँ पर पहुँची, पी डैश पे पहुँची, टाइम बढ़कर टी प्लस डेल्टा टी हुआ, और वहीं पर जो उसने ऊपर एंगल बनाया वो आपका था डेल्टा थीटा। तो ये जो डेल्टा थीटा है आपका, यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब कोणीय विस्थापन के बाद अब हम बात करेंगे कोणीय वेग के बारे में। तो जल्दी से स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कोणीय वेग से परिभाषा ध्यान रखिए, वेग की जो परिभाषा है वो विस्थापन अपॉन समय अंतराल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हम कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में यानी डेल्टा थीटा, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप बेस मानते हुए तो कोणीय वेग क्या है, कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग जिसको आप कहेंगे ओमेगा, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो आप शो करेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से, ठीक है। एक अवकलन की फॉर्म में आपने इसको यहाँ पर लिख दिया है डी थीटा अपॉन डी टी, या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। देखिए एक एक फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा फार्मूला आपके काम आ जाए, ठीक है, ये समय निर्धारित करता है। तो हर एक क्वेश्चन हर एक फार्मूले को आप अच्छे से दिमाग में रखते चलिए, और बहुत ज़रूरी हो तो आप नोट भी करते चलिए। v इक्वल्स टू आर इंटू मेगा स्क्वायर यानी रेखीय वेग का फॉर्मूला आपने निकाला आर इंटू ओमेगा के पदों में, और ओमेगा को सभी लोग जानते हैं, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πn या 2π/T कैपिटल टी भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से कोणीय वेग की अगर इकाई के बारे में बात करें यानी उसकी यूनिट के बारे में बात करें तो ये रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से कोणीय वेग की बात करें तो इसमें m0 l0 और t⁻⁻1। आगे कोणीय त्वरण के ऊपर आते हैं। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा, जैसे कोणीय वेग त्वरण को हम अगर वेग की परिवर्तन
अपॉन समांतराल से अगर वहाँ से नोट करें तो यहाँ पर सिर्फ अंतर आता है कोण के केस में, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप रेखीय त्वरण की बात करते हैं तो हम रेखीय वेग की जब बात करते हैं तो रेखीय त्वरण आता है। यहाँ पर हम क्योंकि बात कर रहे हैं कोणीय वेग के बारे में, तो कोणीय वेग अपॉन समांतराल, ठीक है ना। तो वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, कोणीय त्वरण मिलेगा, जिसको आप किससे दिखाएंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अल्फा आपके सामने, तो अल्फा कोणीय त्वरण आपका हुआ किसी कण के कोणीय वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो जैसे आप देख भी रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये जो भी वस्तु आप ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं वो लगातार क्या कर रही है, उसका कोण चेंज हो रहा है, यानी जहाँ से जिस बिंदु के पर वो वस्तु वृत्त गति कर रही है वो केंद्र पर एक कोणीय विस्थापन कर रही है। कोणीय विस्थापन समय के सापेक्ष बदल रहा है तो कोणीय वेग उत्पन्न होता है, यानी ओमेगा। कोणीय वेग पर सेकंड अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर उत्पन्न होता है कोणीय त्वरण, इसको आप कहते हैं अल्फा, ठीक है। तो वही नोटेशन यहाँ पर। तो अगर आप इसको कोणीय विस्थापन के टर्म्स में लिखना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा को आप डी थीटा अपॉन डी टी कर लेंगे, और यहाँ पर सीधा जो संबंध आपको मिलेगा वो संबंध आपका होगा अल्फा और थीटा के बीच में, जो आपके सामने अल्फा एक दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। क्लियर दैट। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के लिए संबंध, कोणीय त्वरण को आप रेखीय त्वरण के लिए आप एफ से दिखा रहे हैं, एफ इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू आर आपका संबंध आया, इन दोनों में संबंध। अगर मात्रक की बात की जाए तो उसके जो यूनिट होगी वो होगी आपकी रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बाद में अगर इसके डायमेंशंस की भी बात अगर हो जाए तो वो भी कर लीजिएगा। तो कोणीय त्वरण की विमाएँ जो होगी, क्योंकि अपॉन में 2 आ चुका है इसलिए t-2 जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 आएगा। तो इस तरह से कोणीय त्वरण की बात हुई। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यहाँ पर जो भी वस्तु आपका सर्कुलर मोशन कर रही है उसकी चाल जो है उस समय के सापेक्ष क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, इसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसमें एफ सी, एफ टी और एफ सी, ठीक है। इसमें दो प्रकार के त्वरण दिखाए हैं, एक एफ सी जो सेंटर की ओर है जिसे आप अवकेंद्र त्वरण बोलते हैं, और एफ टी जो आपके सामने है इसको हम त्रिज्य त्वरण कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल पर है, त्रिज्य त्वरण बोलते हैं इसको। और ये दोनों ही त्वरण जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का सीधा मतलब है कि आपका स्पर्श रेखीय त्वरण, इसको आप एफ टी कह रहे हैं, टेंजेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से एफ सी जो आपको सेंटर की तरफ है, केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका रिजल्टेंट निकाला जाए तो आपको परिणामी त्वरण का पता चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ कहीं भी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वहाँ पे किसी भी कण में दो प्रकार के त्वरण होंगे। इसको एक को बोलेंगे आप त्रिज्य त्वरण, जिसे दिखाएंगे एफ सी से, और दूसरा होगा आपका स्पर्श रेखीय त्वरण या टेंजेंशियल त्वरण, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, एफ टी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो परिणामी जो दिया जाएगा, इनका परिणाम का जो मान होगा वो आप यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उसको आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी जो क्योंकि सदिश राशियाँ हैं दोनों, ठीक है। आपका त्वरण यानी एफ सी और एफ सी बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो इनका जो परिणामी निकलेगा उस परिणामी का जो मान है वो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से निकलेगा। क्योंकि कॉस थीटा 90 डिग्री है इसलिए वो वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, केवल जो बचेगा एफ इक्वल्स टू एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी का होल स्क्वायर। आगे वाले स्टेप में यहाँ पर उसमें दोनों की वैल्यू को प्लेस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एफ सी की वैल्यू क्योंकि बराबर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर के, और एफ टी का मान अगर निकालना चाहे तो डी वी अपॉन डी टी से यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस आप यूज़ करेंगे उन इक्वेशंस को भी ध्यान से देखते चलिए, और बहुत अच्छा रहेगा नोट भी करते चलिए। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि सबके मीनिंग से भी बता रखे हैं, ठीक है, उनके क्या क्या मतलब हैं, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो उस चीज़ को नो डाउट इन द माइंड। ओके, तो यहाँ पर इसमें इक्वेशन मोस्टली जो दी जाती है वो इक्वल्स टू होती है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है ओमेगा 1 यानी कण का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 इट इज़ द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, अंतिम कोणीय वेग। तो बहुत सारी बुक्स में इसमें ओमेगा और ओमेगा नॉट करके दिखाते हैं, ठीक है। ओमेगा नॉट जो होता है वो आपका प्रारंभिक कोणीय वेग से दिखा दिया जाता है, और ओमेगा को अंतिम कोणीय वेग या लास्ट एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं।
आगे अल्फा सेम एज इट इज़ कण का कोणीय त्वरण है। तो ये वाली जो इक्वेशन जैसे आपने रेखीय गति की समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, देखी थी। ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पर कोणीय वेग के टर्म्स में दे दी गई हैं आपको। ठीक उसी तरह से स्पेशल टी समय में, ठीक है, स्पेशल टी सेकंड यानी विशेष सेकंड में जो चली गई दूरी है, वहाँ पे जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था एस टी बराबर, ठीक है, या एम वी वाला हम जो वहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर उसके लिए कोणीय विस्थापन का ले लिया गया है कि यानी स्पेशल सेकंड या टी वे सेकंड में कितना चलेगा। तो यहाँ पर एन करके दे रखा है, एन वे सेकंड में कितना चलेगा। तो उसके लिए थीटा एन इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस 1/2 अल्फा 2n-1, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये एन वे कण में चला गया आपका कोणीय विस्थापन होगा। इसी तरह से अगर अवमंदित यानी कोई ऐसी वस्तु जैसे किसी फैन को आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना, किसी पंखे को आपने चलाया, तो पंखा जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी और फाइनल वेलोसिटी यानी इतने चक्कर वो प्रति सेकंड से लगातार घूम रहा है। तो ऊपर वाले जो फॉर्मूलेज आपने देखे थे वो फॉर्मूले उसमें उस कंडीशन में प्रयोग होंगे, यानी ये वाले सभी फॉर्मूले इस स्पीड के लिए प्रयोग होंगे जब उसकी स्पीड यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। अवमंदित कोणीय वेग जहाँ लिया जाएगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी अब आप क्या करेंगे, फ़ैन को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ करते समय उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उन सभी समीकरणों में जो प्लस आप देख रहे थे वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। माइनस आने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदित हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर देखा जाए, जैसे अगर पंखे का ही उदाहरण लिया जाए, सीलिंग फैन का उदाहरण लिया जाए, तो जब आप उसका प्लग स्विच ऑफ करते हो तो लास्ट में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इनिशियली ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से इन पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब के जो मान हैं, ठीक है, वो आप पता कर पाएंगे। इसी तरह से सीधा सीधा बता दिए कि सभी में प्लस की जगह पर क्या आएगा, आपका माइनस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है इसके उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन हमने लास्ट टाइम पे भी काफ़ी पढ़ चुके थे, इसको थोड़ा सा और विस्तार से देख लें। तो जब भी कोई भी दुपहिया वाहन हो, डबल व्हीकल हो, ठीक है, जिसमें दो पहिए दे रखे हों, अगर वो किसी सड़क के मोड़ पर घूमेगा तो उसको घूमने के लिए कुछ आवश्यक अवकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है केंद्र की तरफ। आपने बाइक रेसिंग देखी हो तो बाइक रेसर से जो होते हैं देखा होगा, बिल्कुल बैंड हो जाता है, उनके जो पैर का घुटना होता है बिल्कुल वो नीचे मोड़ देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल झुक जाते हैं। तो वो कितने एंगल से झुकते हैं, तो वो एंगल जो होता है वो आपका कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आ चुका है, इसलिए बार बार इसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक्स हैं उन सभी में इस क्वेश्चन को, इस वाले जो फॉर्मूला है इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है, ठीक है। आप भी देख लीजिए। नया कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आपके सामने है, जो मुझे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये आपका म्यू लग रहा है, ठीक है। तो म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है भाई, ठीक है, फ्रैक्शन कोफिशिएंट जो सड़क और बाइक के पहियों के बीच में काम करता है। तो इसका जो मान है वो झुकाव कोण यानी थीटा के स्पर्शज्या के बराबर है। टेन को स्पर्शज्या बोलते हैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है। तो यहाँ से अगर किसी भी मोड़ पर आपको अगर उसकी स्पीड निकालनी है, यानी कितनी सुरक्षित स्पीड रहेगी किसी भी मोड़ को पार करने के लिए, वहाँ पर फ्रैक्शन कोफिशिएंट भी आपको गिवन होगा, म्यू का मान भी दे रखा होगा। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहाँ इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखें और इस वाले फॉर्मूले से आप वी का जो मान निकालें पता करेंगे, वो मान आपके सामने होगा कि वी स्क्वायर का मान जो पता करेंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका म्यू इंटू जी आर और अंडर रूट बन के आ जाएगा आपका, या तो म्यू के टर्म्स में लिखना हो तो म्यू जी आर, और अगर आपको टेन थीटा के टर्म्स में लिखना है तो अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। इसी तरह से सड़क में जैसे कोई बड़ा वाहन है, अब चार पहिए का कोई वाहन हो तो वो तो मुड़ने से रहा, ठीक है। चलो बाइक वाला है या साइकिल सवार है, वो क्या करेगा, किसी भी मोड़ पर आने पे अपने आप को थोड़ा सा बैंड कर लेगा। लेकिन फोर व्हीलर अगर कोई है, कोई कार है, कोई ट्रक है, ठीक है, तो वो कैसे मुड़ेगा भाई। तो इस तरह के बड़े वाहनों को ईजिली अभिकेंद्र बल पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब भी सड़क बनाई जाती है उस सड़क की बनावट में इस प्रकार किया जाता है कि उसका जो बाहर का सिरा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को आपको बैंकिंग भी कहते हैं। तो इसका कितना टेंजेंट होना चाहिए, उसमें कितने एंगल पे आपको उसको उठा के रखना चाहिए, तो वो आपके सामने फॉर्मूला वही है, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और ये वैल्यू घर्षण गुणांक म्यू के भी बराबर रख सकते हो, और म्यू का जो मान है वो एच अपॉन बी, ठीक है। यहाँ पर एच अपॉन बी के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। एच क्या है, एच वो ऊंचाई है जितना तल आपको उस किनारे का ऊंचा रखना है विद रेस्पेक्ट टू सामने वाले के, जो अंदर वाला तल है उसके सापेक्ष बाहर वाले तल को जितना ऊपर रखना है वो आपका एच। बी क्या है, बी सड़क की जो है वो चौड़ाई होती है, ठीक है, 20 सड़क की चौड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
इसी तरह से ऊर्ध्वाधर वृत्त में अगर गति कर रहे हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल कर रहे हैं, तो इसमें लास्ट टाइम भी मैंने इस पर काफ़ी फोकस किया था, वो इसीलिए कि काफ़ी बार इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आप टेंशन को यानी तनाव बल को और बैलेंस कर लीजिए, उसको और अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए। तो जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पॉइंट ए है, ठीक है। जब वस्तु आपका पूरे वृत्तीय सर्कल में घूम रही है तो उस कंडीशन में उच्चतम बिंदु आपका बी और निम्नतम बिंदु आपका ए बिंदु पर अगर बात की जाए तो बाहर इसका mg की दिशा नीचे की तरफ, तनाव बल आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा TA और mg का परिणामी जो होगा, यानी TA माइनस आप mg करेंगे, देख पा रहे होंगे TA माइनस mg करेंगे, वो इसके यानी इन दोनों का परिणामी पर्याप्त अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, यानी इन दोनों का परिणामी जो होगा वो अभिकेंद्र बल को संतुलित करेगा, ठीक है। तो TA माइनस mg दिस इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो समीकरण 1 या इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाती है। इसी तरह से अगर बिंदु बी पर देखें तो बी पर आप देखेंगे, जब बिंदु बी पर हम लोग होते हैं तो तनाव बल की दिशा और उसके भार की दिशा दोनों एक ही तरफ हैं, एक ही दिशा में है, ठीक है। तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, टीबी प्लस एमजी ये दोनों किसको बैलेंस करेंगे, अभिकेंद्र बल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने TA माइनस mg किया था, यहाँ पर दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी, वहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करके आपके सामने MB प्लस TV दिस इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो जैसे जैसे कण जो है A से B स्थिति में जाएगा, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि उसकी चाल और तनाव बल दोनों क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और भी देखना है अब आपको देखते हैं कितना याद है। तो बिंदु A पर अगर आपको ध्यान हो तो कितना आया था, √5g आया था। और बिंदु B की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी आई थी वो √r/g आई थी। वहीं अगर टेंशन की बात करें, तनाव बल की बात अगर हम लोग करते हैं तो तनाव बल बिंदु A पर 6 mg के बराबर होता है, यानी बाहर का 6 गुना। और बिंदु B की बात करें तो उस पर तनाव बल 0 होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बाकी तो वही सब चीज़ें हैं, क्रांतिक अवस्था वाली चीज़ें रखी है, √r/g है। वही सीधी बात है कि अगर जो सर्कल पूरा उससे करना है तो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है √r/g होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और बहुत अच्छा रहेगा, मैं इस वाले पॉइंट को जब भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन जब करेंगे, ठीक है, तब ये वाला पॉइंट उसमें आपको और कंसीडर करके दिखा दिया जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वही सब चीज़ें, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 4 से आपने पॉइंट ए पर वेलोसिटी पता कर ली, ठीक इसी तरह से तनाव बल वगैरह का भी मान हम लोगों ने पता कर लिया। नेक्स्ट आते हैं क्रॉसिंग अ रिवर, ठीक है, नदी पार करना। काफ़ी बार सवाल आ चुका है इसके ऊपर, डिपेंड हर कंपटीशन में लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है। तो इस वाले पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए। तो अगर न्यूनतम किसी भी नदी को पार करने के 2 कंडीशन होते हैं, एक तो न्यूनतम दूरी करके, एक न्यूनतम समय में, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं न्यूनतम दूरी तय करके नदी का पार करना, ठीक। तो न्यूनतम दूरी यानी जो नदी आपको दिखाई गई है वहाँ पर अगर आप देख लें तो नदी को जो शो किया गया वो AB और CD के बीच में ये जो है नदी आपकी बह रही है। तो उस नदी की चौड़ाई कितनी है, वो है आपकी H के बराबर। क्लियर। अब अगर आपको न्यूनतम दूरी में तय करना है, ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी कि भाई यहाँ से आप चल रहे हैं, ठीक है, कितने एंगल पे चल रहे हैं, थीटा कोण बनाते हुए चल रहे हैं, एंगल थीटा। तो यहाँ से अगर आप एंगल की बात करें, PQR की बात करें, ये आपका PQR है, इसमें साइन थीटा का मान पता कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, साइन थीटा इक्वल्स टू V/U, ठीक है ना। और यहाँ से थीटा का मान कितना निकलेगा, साइन इनवर्स ये बराबर होगा V/U के, जहाँ V क्या है, नदी के बहाव का वेग है, और U जो है वो आपका जो तैराक है, जो उस नदी को न्यूनतम दूरी में पार करना चाहता है, उसका वेग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर समय निकालने की बात की जाए, ये नदी पार करने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए समय इक्वल्स टू क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और देख रहे हैं कि दूरी कितनी पार करनी है, इतनी नदी की चौड़ाई है। नदी की चौड़ाई कितनी है, H के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से होगा नदी की दूरी हो गई H, और कितना वेलोसिटी, उसका क्षैतिज घटक ले लिया U cos थीटा। ओके, अब यहाँ पर H की वैल्यू तो H रखा, और cos थीटा का मान अगर आप निकालना है तो वो निकलेगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से आप इसकी वैल्यू को प्लेस कीजिए, तो ये जो मान आपके बराबर आएगा, इसको मैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर U से जो अपॉन में U आएगा वो U से कैंसिल होगा, ठीक है, और केवल आपके पास बचेगा H/√U² माइनस V², जो आपको न्यूनतम दूरी तय करने में लगे समय को प्राप्त कराएगा। नेक्स्ट पे आता है, अगर न्यूनतम समय में नदी पार करनी है, ठीक है, न्यूनतम समय में अगर नदी पार करनी है तो उसके लिए जो cos थीटा का जो विकल्प आपके सामने था उसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर cos थीटा का मान 1 होना चाहिए तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि तैराक को नदी के बहाव की दिशा के लंबवत दिशा में तैरना प्रारंभ करना चाहिए। नदी बह रही है इस तरफ और वो उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे तैरेगा, तब वह न्यूनतम समय में उस नदी को पार करेगा।
तो इसी चीज़ के लिए न्यूनतम समय में कितने डिस्टेंस हुई, समय बराबर वही अगेन दूरी अपॉन चाल। ठीक है, दूरी कितनी है, h के बराबर, और जो चाल है वो आपकी u के बराबर होगी। अब इस न्यूनतम समय में तैराक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो वो दूरी होगी आपकी P से लेके R तक की डिस्टेंस। P से लेके R तक की डिस्टेंस का मान आप पता करेंगे, और ये मान बराबर आता है h/u / u² + v² के। तो न्यूनतम समय में तैराक द्वारा नदी के बहाव की दिशा में तय की गई आपकी दूरी का मान जो निकलेगा वो आएगा आपका क्यू आर इक्वल्स टू किसके, कि VH/u से। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में ये दोनों ही पॉइंट मैं आपके शामिल करूँगा, और उसमें हम लोग देखेंगे, और इसके जस्ट बाद इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, वो इसमें जितने भी कंपटीशन परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो सब प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रक्षेप गति का भी मिक्स है। ठीक है ना, तो अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ तो ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको क्योंकि समझाया नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग हर एक वीडियो में ऐड करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को लगा लिया करेंगे। ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए मेरे साथ में, स्टार्टिंग है, कोशिश करूँगा सभी को अच्छे से तैयार करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।